श्री गौरव गोगोई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वंदे मातरम के 150वीं जयंती पर इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूं और अपने वक्तव्य के शुरुआत में मैं बंगाल के उस पवित्र भूमि को नमन करना चाहता हूं जिस भूमि से ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए, राजा राम मोहन रॉय जी आए, बंकिम चंद्र चटर्जी आए, स्वामी विवेकानंद जी आए, औरबिंदो घोष जी आए, खुदीराम बोस आए, कबीर नजरुल इस्लाम जी आए, रविंद्रनाथ टैगोर जी आए और सुभाष चंद्र बोस जी आए। वाकई में बंगाल की इस पवित्र भूमि में एक अद्भुत ताकत है, जिस भूमि ने हमारे देश को ना सिर्फ हमारा राष्ट्रगान दिया, लेकिन राष्ट्रगान के साथ हमें राष्ट्रगीत भी दिया। और कहीं ना कहीं मैं इस समय पर, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख किया गया, स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख किया गया, उस समय के कवि, लेखक जिन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे कविताएं रची, ऐसे गीत रची, जिन गीतों के साथ, जिन शब्दों के प्रेरणाओं के साथ लाखों के तादाद पर स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों का जुल्म सहने की ताकत मिली। वे ऐसे शब्द थे, वे ऐसे गीत थे, वंदे मातरम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के Where the mind is without fear, वो गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो गीत सरफरोशी की तमन्ना, वो गीत विद्रोह, वो गीत इंकलाब जिंदाबाद, वो स्लोगन करो या मरो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, भारत छोड़ो। ऐसे कई नारे थे, ऐसे कई गीत थे, जिन गीतों ने, जिन शब्दों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे भारत के समाज को ताकत दी। वंदे मातरम के इतिहास की और उसके जन्म की बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। हाँ, जो मंगल पांडे का जो विद्रोह था, उस विद्रोह के विफलता के बाद भारत में एक बेचैनी थी और अंग्रेजों का जुल्म और बढ़ गया था। और ऐसे वक्त में 1872 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो पूरे बंगाल में जो रेनेसांस चल रहा था, जो भाषा के संदर्भ में जो एक क्रांति चल रही थी, उस क्रांति में वो भी एक महत्वपूर्ण धारा थे। जिस क्रांति में राजा राम मोहन रॉय भी थे, जिस क्रांति में ब्रह्मो समाज भी था, और उन्होंने 1872 में वो पहले दो पंक्ति लिखे जो आज हमारे राष्ट्रगीत के भाग में हैं। 1872-75 के बाद लगभग 9-10 सालों के बाद उन्होंने आनंद मत लिखा, जहां पर उन दो पंक्तियों में उन्होंने और कई पंक्तियां जोड़ी। और आनंद मत के संदर्भ में लिखा गया, आनंद मत उस संदर्भ में लिखा गया जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रकार के टैक्स हमारे किसानों पर लगा रही थी कि जीना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन वाकई में ये जो एक गीत था, जो आनंद मत में उल्लेखित था, वास्तविक रूप में ये नारा कब बना? इसकी शुरुआत हुई गीत से, लेकिन ये इसकी
एवोल्यूशन, इसका पूर्ण जन्म एक नारा के द्वारा, एक राजनीतिक नारा के द्वारा 1905 में हुआ। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल के दो भाग करके सोचा कि इसके द्वारा वो बंगाल और बंगाल के द्वारा पूरे भारत पर एक गहरी चोट डालेंगे, लेकिन यही उनकी गलती थी। अगर मैं देखूं कि आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम में वो कौन सा पल था जिस पल से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ताकत आई, वो 1905 के उस स्वदेशी आंदोलन से था। जो स्वदेशी आंदोलन बंगाल के पार्टीशन, विभाजन के बाद उजागर हुआ। और उसमें जैसे इतिहास में हमने पढ़ा है कि अरबिंदो घोष जी को एक ताकत मिली, वंदे मातरम का वो जर्नल, और उसके द्वारा जुगांतर पार्टी के द्वारा ये मैसेज गया कि हमें भारत को एक नई दृष्टि से, एक नई ताकत से, एक नई मंथन के द्वारा हमें विद्रोह करना है। और यही बात आने वाले समय में पूरे प्रदेश में यह फैला और व्यापक रूप से फैला। और ये बहुत, इस पूरे वंदे मातरम की जो यात्रा है, इस यात्रा को अध्ययन करना बहुत जरूरी कि कहीं बंगाल के भाषा के क्रांति से निकला ये गीत, जो 10 वर्ष बाद आनंद मत के नॉवल में इसमें और पंक्तियां जोड़ी गई, बंगाल में एक राष्ट्र नारा बना 1905 में। और ऐसी प्रेरणा मिली जिस प्रेरणा से पूरे भारत में वो व्यापक रूप से प्रचारित हुआ। प्रचार होने के कई माध्यम थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामोफोन का उल्लेख किया, लेकिन पैम्फलेट और पब्लिकेशन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये पैम्फलेट और पब्लिकेशन के द्वारा बंगाल का ये नारा गया पंजाब में, गया महाराष्ट्र में, गया मद्रास में। ट्रांसलेशन के द्वारा आदरणीय सुब्रमण्यम भारती ने जिस प्रकार से 1905 में इसकी ट्रांसलेशन की, 1908 में इसकी ट्रांसलेशन की, तो कई जगह पे ये कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, अलग अलग भाषाओं में आनंद मत और आनंद मत के द्वारा पूरे वंदे मातरम की जो व्याख्या है, जो मूल भाव है, पूरे देश में फैला। खुदीराम बोस जी का उल्लेख यहां पे किया। और हां, जिस प्रकार से कोर्ट ट्रायल्स हुए, सिर्फ खुदीराम बोस जी का नहीं, अरबिंदो घोष जी के भी कोर्ट ट्रायल से पूरे देश को यह दृश्य दिख रहा है कि किस प्रकार से वंदे मातरम के द्वारा हमारे स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश का विद्रोह कर रहे थे। और फिर सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों के बीच नहीं रहा, एक व्यापक रूप से ये छात्रों के बीच में ये समा गया। वंदे मातरम का उजागर राजामुंड्री आर्ट्स कॉलेज में किया गया, कोकानाडा आर्ट्स कॉलेज में किया गया, गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर तक फैला। बांग्लादेश उस समय के मयमन सिंह सिटी कॉलेज तक पहुंचा। और यहां तक भी नहीं, बाहर जब जो हमारा तिरंगा ध्वज जब 1907 में पूरे विश्व में प्रकाशित किया, तो उस तिरंगा झंडा में भी वंदे मातरम उल्लेखित था। कला के द्वारा भी अवनींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने एक पेंटिंग, एक चित्र इससे प्रेरणा लेते हुए किया। तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे स्वतंत्रता संग्राम में कला, साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजनीतिक नारा से, जैसे कि कहा गया, राष्ट्र में इसको एक राष्ट्रीय तवज्जो मिलने लगा। और इस वंदे मातरम को सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं, लेकिन राष्ट्र गीत से इसको देखा जाए, ये तवज्जो, ये महत्व अगर कोई किसी राजनीतिक दल ने दिया,
तो वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने जब 1905 का स्वदेशी आंदोलन भी नहीं हुआ, 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद वंदे मातरम को एक मधुर वाणी में उन्होंने उसका गीत प्रदर्शित किया। और बाद में उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा भी पंडित नेहरू को, that the privilege of originally setting the first stanza of Vande Mataram to the tune was mine when the author was still alive. और कहीं ना कहीं ये भी बताने की बहुत जरूरत है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी बंकिम चंद्र चटर्जी को बहुत करीबी से उनको मिले और बंकिम चंद्र चटर्जी ने काफी समर्थन भी रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी हुआ और 1905 में कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ, जिस बनारस के अधिवेशन में अध्यक्ष कर रहे थे जी.के. गोखले साहब। और दोबारा 1905 के उस बनारस के अधिवेशन में सरला देव चौधरी जी ने वंदे मातरम का गीत प्रदर्शित किया। लेकिन इस 1905 के बनारस के अधिवेशन में उन्होंने वंदे मातरम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन वो लाए। वो संशोधन क्या था? जनसंख्या की। जो ओरिजिनल वंदे मातरम था, उस वंदे मातरम में जिस जनसंख्या का उजागर किया था वो था 7 करोड़ का। क्योंकि उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी जिस संदर्भ में लिख रहे थे तो वो बंगाल के संदर्भ में लिख रहे थे, जिसमें बिहार भी था, उड़ीसा भी था, असम भी था, और इसीलिए उस संदर्भ में उन्होंने लिखा 7 करोड़। लेकिन जब 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ, उस 1905 के अधिवेशन में सरला देव चौधरी जी ने उस 7 करोड़ को 30 करोड़ करके पूरे एक राष्ट्र का तवज्जो वंदे मातरम को दिया। और वैसे ही महात्मा गांधी ने इंडिया ओपिनियन में उन्होंने लिखा, और 1907 में अरबिंदो घोष ने संध्या के मैगजीन में लिखा कि वी वांट स्वराज फॉर ऑल सन्स ऑफ मदर इंडिया। What we want is that Hindus and Muslims both should come together to bring about Swaraj in unison. फिर अभी आप बात आते हैं जो मूल बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। आज उनके पूरे भाषण को मैंने बहुत गौर रूप से सुना और उनके पूरे 1 घंटे के भाषण का 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य यह था कि उनके बातों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज ने ब्रिटिश के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। तो ये जो इतिहास को दोबारा लिखने की, रिवाइज करने की जो मंशा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में मुझे सुनाई दी। सर, मैं आपके साथ तो मैं तर्क वितर्क करने आया नहीं हूं। और दूसरा जो उद्देश्य था कि एक राजनीतिक रंग इस पूरे वंदे मातरम के चर्चा को देने का था। उन्होंने उजागर किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का और पंडित नेहरू जी का। और ये एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे
तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। रेफरेंस 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर। 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। हाँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और उससे पहले मुस्लिम लीग का विद्रोह था। मुस्लिम लीग ये कहना चाहती थी कि पूरा वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए, पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग को यह अधिकार कहां से मिला? और क्या मुस्लिम लीग के अनुसार हमारा देश चलेगा? क्या मुस्लिम लीग के अनुसार क्या कांग्रेस पार्टी चलेगी? कतई नहीं। हमारे उस समय के जो हमारे नेता थे मौलाना आजाद साहब, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे वंदे मातरम में कोई भी आपत्ति नहीं है। यह फर्क है कांग्रेस के मौलाना आजाद और मुस्लिम लीग के जिन्ना के बीच में। और उन्होंने लाख कोशिश करने के पश्चात भी, लाख दबाव डालने के पश्चात भी 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में के सेशन में यह निर्णय लिया गया कि जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले दो पंक्तियों को हम गाएंगे। इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी इसकी आलोचना की, बहुत बड़ी आलोचना की, और आलोचना हिंदू महासभा ने भी की। ये कभी कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो एक हो जाते हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीगों ने दोनों वंदे मातरम को एक विशेष राजनीतिक रूप से देखा और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोनों ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर चलेगी तो किसी हिंदू महासभा या किसी मुस्लिम लीग के नहीं, भारत के जो हमारे आबादी है, भारत की जो हमारी जनसंख्या है, भारत में जो वंदे मातरम के जो मूल भाव है उसके साथ मूल भाव। आप बार बार वंदे मातरम की आप बात कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? अब वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का? खुद बोलते थे, दूसरे खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। तो अब
वंदे मातरम की बात करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी पंडित नेहरू ने जी के सबके साथ जो विचार विमर्श किया, उसमें सब शामिल थे। उसमें शामिल थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने स्वयं कहा कि जो पहले दो स्टैंजाज हैं वो इतने मधुर हैं, उसमें इतनी ताकत है, जो पूरा सारांश है वंदे मातरम का वो पहले दो स्टैंजाज में है। और पंडित नेहरू जी ने भी उस वर्किंग कमेटी में कहा, उस रेजोल्यूशन में पंडित नेहरू जी को मैं कोट करना चाहूंगा, द वर्ड्स वंदे मातरम became a slogan of power which inspired our people and a greeting which ever reminds us of our struggle for national freedom. ये है पंडित नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी की मूल भाव वंदे मातरम के पक्ष में। और जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करो, उस मुस्लिम लीग को दोबारा करारा जवाब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया 1950 में 24 जनवरी को, जब संविधान की जो बैठक हुई थी उसके अंतिम दिन पे हमने कहा कि हम मुस्लिम लीग की बात नहीं सुनेंगे, हम वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का हम ये तवज्जो हम देना चाहेंगे। और यही हमारे बंगाल के प्रति हमारा आभार था कि उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा, यह सिद्धांत लिया गया कि जन गण मन हमारा नेशनल एंथम होगा और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग होगा। और ये पूरे सिद्धांत के साथ कौन कौन इसके साथ सहमत थे? राजेंद्र प्रसाद जी सहमत थे, सी राजागोपालाचारी जी सहमत थे, जीबी पंत साहब सहमत थे, मौलाना आजाद जी सहमत थे, रविशंकर शुक्ला जी सहमत थे। तो ये है आज इतिहास। वास्तविक में अगर मैं बोलूं कि आपके पार्टी ने कभी बंगाल को समझने की कोशिश ही नहीं की। सत्ता के लालच में आपने कभी बंगाल को समझा ही नहीं। बंगाल की भक्ति को सर, मैं उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैं उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया। सर, मैं तर्क वितर्क नहीं किया और मैं यील्ड करना नहीं चाहता। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैं यील्ड करना भी ये नहीं चाहता। स्पीकर का डायरेक्शन 114 और 115 ये इतिहास को गलत करे। जब भारत अलग हो गया सर, भारत का विभाजन हो गया, मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान बना दिया 15 अगस्त 1947 को, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो मुस्लिम लीग किस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था जिस 24 जनवरी 1950 की वो ये डिबेट है सर। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं इनसे कहूंगा कि जैसे हमने आदरणीय मोदी जी को सुना, आप भी सुनने का धैर्य रखें। धैर्य की कमी मत दिखाइए, संयम की कमी अब मत दिखाइए। हमने संयम दिखाया, हमने धैर्य दिखाया, अब आपकी बारी है। आपने बंगाल को कभी समझा नहीं, आपने बंगाल की भक्ति को नहीं समझा, आपने बंकिम चंद्र चटर्जी को नहीं समझा। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो विचार थे, ये पूरा जो विज्ञान को लेके जो उनके विचार थे, एक फ्री इंडिया को लेके जो उनकी विचार थी, आपने नहीं समझा। आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी को नहीं समझा। आपके लिए तो सब कुछ बांग्लादेशी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में अमार सोनार बांग्ला लिखा। आप इतिहास नहीं जानते, आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी का इतिहास नहीं पढ़ा। और जब कहीं आपको अमार सोनार बांग्ला आपको सुनाई पड़ता है तो आपको सिर्फ बांग्लादेशी सुनाई पड़ता है। लेकिन जिस समय वो लिखा गया, बंगाल के पार्टीशन में जो दुख, जो वेदना, अमार सोनार बांग्ला, मेरे जो सुनहरे बंगाल के प्रति जो भाव था, उसको आपने नहीं समझा। आप कभी दिल्ली में अगर बंगाली भाषा सुनते हैं तो उसको भी बांग्लादेशी कह देते हैं, उसको भी आप बांग्लादेशी कह देते हैं। जो वास्तविक में बंगाल लोगों की जो समस्या है, असम में बंगाल लोगों की जो डी वोटर की समस्या है, आज 10 साल आपका डबल इंजन हो गया, आपने असम में डी वोटर की समस्या को समाधान नहीं किया। असम में बंगाल के लोग
आज अपने आप को भारतीय नागरिक कहना चाहते हैं, लेकिन आपने ऐसा कानून लेके आए हैं, आप असम में बंगाल के लोग अपने आप को भारतीय नागरिक नहीं, अपने आप को बांग्लादेशी का प्रमाण सरकार को देना पड़ रहा है। ये है आज। इसीलिए ना आप बंगाल को समझे, ना आपने राष्ट्र को समझा। ये हम कह रहे हैं ना राष्ट्रगीत, इसमें जो राष्ट्र है, आपने कभी राष्ट्र को समझने की कोशिश नहीं, क्योंकि ये राष्ट्र जो है एक संघीय ढांचे पर निर्भर है और इसमें कई प्रकार के राष्ट्रभक्ति हैं। आज अगर भारत एक मजबूत राष्ट्र है, वो इसलिए है क्योंकि इसमें ना सिर्फ बंगाल की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ तमिल की भी राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ असम की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ पंजाब की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ केरल की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ कर्नाटका तेलंगाना की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ नागालैंड उत्तर पूर्वांचल की राष्ट्रभक्ति समाई। लेकिन आपने कभी समझा ही नहीं। हमारे सारे प्रदेशों की राष्ट्रीय भक्ति समाई हुई है, तब जाके भारत को हम एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। आपने कभी हमारे राष्ट्र में धर्म अनेक, वो आप ले लीजिएगा अखिलेश जी, आप ले लीजिए। हमारे राष्ट्र में धर्म अनेक, हमारे राष्ट्र में भाषा अनेक, हमारे राष्ट्र में प्रांत अनेक, लेकिन हमारे राष्ट्र में राष्ट्र ग्रंथ सिर्फ एक, वो है हमारे भारतीय संविधान। वो है हमारे भारतीय संविधान। पैगंबर अनेक, धार्मिक ग्रंथ अनेक, मंदिर अनेक, लेकिन राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में सिर्फ एक ही ग्रंथ, वो है संविधान। और इस संविधान की सुरक्षा हम आज भी कर रहे हैं। आज राष्ट्र की बात आप करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो हमारा नेशनल एंथम है, आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश ने जनगण मन को नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में कहा। आप राष्ट्र की बात करते हो, ना नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते हो? लेकिन इनको सत्ता का, इनकी जो परिभाषा है सत्ता की, वो अलग है। इनको लगता है कि अगर सत्ता मिल गया तो पूरे राष्ट्र पर ये शासन चलाएंगे। ये लोग, यही फर्क है, मैं समझ, यही। धन्यवाद संजय जायसवाल जी, धन्यवाद, क्योंकि हमारे लिए सत्ता शासन का नहीं, हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है, सेवा का माध्यम। ये फर्क है। ये संजय जी को आप धन्यवाद दे रहे हैं। ये फर्क है। ये संजय जी को आप धन्यवाद। आपके साथ तो मैं नहीं करने, आपके साथ तो नहीं करना। ये फर्क है राजतंत्र और लोकतंत्र में। राजा शासन करना चाहता है और सेवक भारत के संविधान को सेवा करना चाहता है। ये फर्क है राजा और सेवक में। और आज यही हम देख रहे हैं कि आज हमारे भारत के लोग अनेक समस्या उठा रहे हैं, लेकिन उस समस्या का एक भी उल्लेख नहीं। सर, आज अगर हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति हमारे भक्ति की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, थोड़ा मुझे सुनिए। सभापति महोदय, मुझे हम राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य की बात के प्रति हमारे कर्तव्यों की हम बात कर रहे हैं। आज सदन पहली बार भारत के राजधानी में बम विस्फोरण हुआ, एक बार भी उसका उजागर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं किया। हम 150वीं जन्म जयंती वंदे मातरम की मना तो रहे, लेकिन क्या हम आज वर्तमान के भारत को सुरक्षा दे पा रहे हैं? क्या हमने दिल्ली के राजधानी में हमारे दिल्ली वासियों को हमने सुरक्षा दी? क्या हमने जम्मू कश्मीर में हमारे वहां के पर्यटकों को सुरक्षा दी?
ये काम, ये क्या, ये कर्तव्य नहीं है? हम कैसे मनाएंगे? ये वंदे मातरम की चर्चा पर है। सर, विकसित भारत की बात कर सकते हैं तो वर्तमान की बात भी कर ही सकते हैं। 2047 की बात कर सकते हैं तो 2025 की बात भी कर सकते वंदे हैं। मातरम के 150 वर्षों की यात्रा का आलोचना तो आज हम सुरक्षा की बात करते हैं, आज हम सुरक्षा की बात करते हैं। किसी की आलोचना नहीं की आज सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ने किसी की आलोचना नहीं की। सभापति महोदय, सभापति महोदय, इसलिए वंदे मातरम तक। सभापति महोदय, अगर वास्तविक में अगर 150वीं जन्म जयंती वंदे मातरम का पालन करना है तो हमें सुरक्षा देना होगा, स्वास्थ्य की सुरक्षा देनी होगी। आज दिल्ली में, पूरे उत्तर भारत में, गंगा तट पे जितने भी लोग हैं, किसान हो, श्रमिक हो, आज वो वायु प्रदूषण के कारण आज उनका वो सांस नहीं ले पा रहे। आज आप देखिए कि हमारे सीमाएं सुरक्षित है। पहलगाम के बाद आज पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल है वो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में और करीबी बात आ गई है और करीब हो गए हैं, और आप लोग उस पर कुछ नहीं कह रहे। आज करेंसी, जब आपने एक टाइम पे कहा जब करेंसी बढ़ती है तो उम्र का उजागर है, आज तो भारतीय करेंसी। सर, मैं आपके साथ मैं ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो चुकी है, उस पर आप लोगों ने भी किया था और स्पष्ट कर दिया था। मुझे लगता है आज वंदे मातरम की 150 वर्षों की यात्रा है, आज इसको अगर इस चर्चा को किसी आरोप प्रत्यारोप से या विवादों से ऊपर रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। सर, 150वीं जयंती तो वर्तमान में मना रहे हैं, तो वर्तमान में भारत के प्रति जो हमारे कर्तव्य है उसकी बात ना करें तो हम कैसे करें? और इसीलिए आज करेंसी, जिस करेंसी का आपने उजागर किया कि करेंसी जब बढ़ती है तो किसी का उम्र का उदाहरण मिलता है, आज तो 100 तक पहुंच गया करेंसी। तो ना वायु प्रदूषित है, ना वायु से हम सुरक्षित है, ना करेंसी हमारी सुरक्षित है, ना हमारी सीमा सुरक्षित है, ना हमारे दिल्ली में हम सुरक्षित है, ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, जो राजनीतिक सुरक्षा मिलना चाहिए, जो संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जो यूटी का दर्जा मिलना चाहिए, ना उनको हम दे पा रहे हैं। आज ना हमारा उद्योग सुरक्षित है, आज मोनोपोलीज के कारण आज आम ग्राहक, आज बड़े बड़े उद्योगपति के पैर पे आज पड़ा हुआ है। इंडिगो के आज हम देख रहे हैं कि एक मोनोपोली आई, जिस मोनोपोली के कारण आज आम व्यक्ति आज रो रहा है। आज एक आम व्यक्ति आज उसके घर उजड़ गए। आपसे हमने ऐसे, एक मिनट सुन लें, आपसे आग्रह करता हूं कि स्वयं ऑनरेबल स्पीकर ने कहा था कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये केवल वर्तमान के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लोग भी आज की इस चर्चा से प्रेरणा लेंगे। देखिए, आपकी इस चर्चा से प्रेरणा लेंगे, और मुझे लगता है कि आपको बहुत से अवसर मिलेंगे जब आप आलोचना कर सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन आज की चर्चा कम से कम मैं आपसे धन्यवाद सर। वंदे मातरम राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य को उजागर कर, और आज तो हमारा वोट भी सुरक्षित नहीं है, आज तो हमारा वोटर लिस्ट भी सुरक्षित नहीं है। आज हम विभिन्न प्रदेशों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सरकार यूपीआई की बात करती है, जेम ट्रिनिटी की बात करती है, आधार की बात करती है, लेकिन मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देना चाहती। वो काम वो कागज से करवाना चाहती है। तो ना आज वोट सुरक्षित है, ना आज स्वास्थ्य सुरक्षित है, ना सीमा सुरक्षित है, ना करेंसी सुरक्षित है, ना व्यापार सुरक्षित है। ऑनलाइन कॉमर्स आने के बाद आज भारत का वो छोटा दुकानी, आज वो मध्यम वर्ग का दुकानी आज पूरा तहस नहस हो गया। आज इसके ऊपर ये हमारी सरकार क्या कर रही है? लेकिन ये सरकार सवाल से डरती है, चर्चा से डरती है, और ये चाहती है कि अगर ये संस्थाओं को इन्होंने अगर कैप्चर कर लिया, आपने चर्चा संस्थाओं इतनी अच्छी शुरू की थी, और अगर आप अपने चर्चा के भाषण करें तो वाकई वो चर्चा देश के लिए एक अच्छी आपने की, लेकिन अब उस चर्चा को मुझे लगता है वहां तक रखिए सीमित। तो सर, मैं तो अपने विषय पे रहूंगा, मैं अपने विषय पे रहूंगा। ये सरकार ये समझती है कि अगर इन्होंने संस्थाओं को जकड़ लिया तो भारत की हमारी जो सोच है
भारत के जो हमारे जो मूल्य हैं उनको भी जकड़ लेंगे, उनको भी कब्जा कर लेंगे। ये होने नहीं वाला। आप भले जुडिशरी को कब्जा कर सकते हो, आप भले निर्वाचन आयोग को कब्जा कर सकते हो, आप भले इनकम टैक्स को कब्जा कर सकते हो, आप भले ईडी को कब्जा कर सकते हो, लेकिन भारत के आवाम की लोकतंत्र, इसको जुडिशरी पे जो आलोचना हो रहे हैं ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। भारत के संसदीय कार्य राज्य मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जुडिशरी पे कब्जे करने वाली बात ये कैसे कह रहे हैं साहब सदन में? ये जुडिशरी पे, ये न्यायपालिका पे अपमान है। सुप्रीम कोर्ट का ये क्या कह रहे हैं? ये कोई नोटिस दिया है क्या चर्चा करने के लिए? जुडिशरी पे हमने उसको कार्रवाई के हिस्से से निकाल दिया। हाँ ठीक है, ओके बोलिए। तो सर ये आज हमारे भारतीय नागरिकों के आम जो अधिकार है उनको भी कब्जा करना चाहती है। जो वोट देने का अधिकार, जो स्वतंत्र विचार का अधिकार, किसी से प्रेम करने का अधिकार, अपने अनुसार विचार रखने का अधिकार, सरकार को आलोचना करने का अधिकार, सरकार को सवाल पूछने का अधिकार, इन अधिकारों को भी ये छीनना चाहती है। और अगर यह इन अधिकारों को छीनना चाहती है तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के काल्पनिक जो कल्पना के अनुसार जो भारत के जो सपना देखा था उसके विरोध में वो जा रहे हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो एक फ्री इंडिया का जो एक कल्पना की थी उसके विरोध में जा रहे हैं। तो इसीलिए आज ब्रिटिश तो रहे नहीं, लेकिन ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करने वाले आज भी कुछ राजनीतिक ताकत आज भी है। जिस प्रकार से ब्रिटिश ने सेडिशन का कानून इस्तेमाल कर भारत के वैचारिक जो हमारी स्वतंत्रता है उसको पकड़ने का काम किया, आज भी ऐसे कुछ राजनीतिक ताकत है जो सेडिशन के कानून के द्वारा हमारे ही नागरिकों को जेल में रख रही है। तो इसीलिए आज हम उन ताकतों को कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी और विपक्ष की पार्टी और इंडिया अलायंस भारत के हम आम नागरिक के साथ खड़े हैं। और हम आज भी प्रतिबद्ध हैं कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के वो महान पंक्ति के प्रति, जिन पंक्तियों को मैं अंत में उजागर करते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा। Where the mind is without fear, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. इन्हीं पंक्तियों के प्रति हम हमेशा कार्यबद्ध रहेंगे और यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अखिलेश यादव जी।